हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर। क्या चला था? अनसॉल्व पेपर। और जिसमें आपका चल रहा है पार्ट तीसरा। कौन चल रहा है? तीसरा पार्ट। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह समझोगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह समझोगे तो आप 14 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है वोकैबुलरी का टॉपिक। क्या है? वोकैबुलरी का, यानी कि वोकैबुलरी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आज के इस टॉपिक में डिस्कस किए जाएंगे। कह सकते हैं कि ये सेक्शन बी का आपका टॉपिक है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं। क्योंकि इस टॉपिक का एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि इसमें जो मार्क्स दिए जाते हैं वो मैथ की तरह दिए जाते हैं। किसकी तरह? मैथ की तरह। जैसा कि मैथ में देखा होगा आपने कि यदि क्वेश्चन का आंसर सही होता है तो पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, यदि गलत होता है तो 0 मार्क्स दिए जाते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी ऐसा होता है। यदि आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा तो पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, यदि आपका जो गलत होगा तो 0 मार्क्स दिए जाएंगे। इसीलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर। क्या चल रहा था? अनसॉल्व पेपर 2020। और इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 3। कौन चल रहा है? सेट नंबर 3। और जिसका पार्ट नंबर है आपका 5वां। यानी अब तक आपके 4 पार्ट क्लियर हो चुके हैं और ये सेट नंबर 3 का कौन सा पार्ट है? 5वां पार्ट है। तो इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन बी। कौन सा? सेक्शन बी। और जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे 10वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी लंबा होता है क्योंकि इसमें कई बिंदु होते हैं, जैसे कि A B C D E, तो 5 बिंदु होते हैं इसमें। यानी कि पूरा जो मैटर होता है वो किसका होता है? वो वोकैबुलरी का होता है। इसमें किसका होता है? वोकैबुलरी का। इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको ठीक से बहुत ही अच्छी तरह समझना है क्योंकि यदि इसमें गलती हो जाती है तो मार्क्स से जितनी गलती में उतने ही नंबर कट जाते हैं देखा जाए तो। और इस क्वेश्चन को यदि आप ठीक से करोगे तो आपको पूरे 14 के 14 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसके प्रत्येक टॉपिक को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझोगे। तो देखो, वैसे तो ये अनसॉल्व पेपर की क्लास है, आपको पता होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास अनसॉल्व पेपर ना हो, इसलिए हम सारे टॉपिक लिख देते हैं ताकि यदि आपके पास अनसॉल्व पेपर भी नहीं होगा तो भी आपको पूरी तरह से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10A। कौन सा है? 10A, यानी कि यूज एनी 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस। यानी कि जो भी आपको इडियम्स दिए हुए हैं उसमें से क्या करना है? आपको किन्हीं 3 का, केवल 3 का ही आपको वाक्य प्रयोग करना है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सभी को डिस्कस करेंगे क्योंकि यदि हम यहाँ 3 कराते हैं और उसमें से और कोई अदर आ जाता है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए जो भी आएंगे हम सबको डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। तो क्वेश्चन को मैं इसमें पूरी तरह से पढ़ दे रहा हूं क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन है इसमें आपका, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंस। यानी कि यूज एनी 3, केवल 3 का ही वाक्य प्रयोग करिए जो निम्नलिखित आपको शब्द इडियम दिए हुए हैं उनमें से केवल 3 का, इन योर ओन सेंटेंस। और क्या करिए? उसका एक वाक्य भी बनाइए। सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, यानी उसका अर्थ उससे स्पष्ट हो सके। ठीक है ना, तो क्या करना है इसमें आपको? इसमें आपको इसका एक सेंटेंस बनाना है। और देखो, हमने आपको बताया था, हमने आपको इडियम्स एंड फ्रेज की बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की हैं और हर वीडियो में हमने आपको एक ही बात बताई है कि आपको इसका हिंदी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए क्योंकि जब तक आपको इसका हिंदी मीनिंग नहीं पता होगा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें आपको सब कुछ सही लिख दिया है ताकि आप इसको समझ सकें क्योंकि हमारी जो क्लास में क्या है, इसमें हमें आपको समझाना है। लेकिन समझाने का जो मुख्य बिंदु है वो हम आपको बता चुके हैं कि आपको इसका हिंदी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए।
जैसे कि मान लीजिए इसमें पहला दिया हुआ है एट 6 and 7, क्या है एट 6 and 7, और यदि इसका मतलब आपको पता है कि क्या अर्थ है तो आप वाक्य बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और जब इसका आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप कैसे बनाओगे, क्या सेंटेंस बनाओगे, कैसे उसका हिंदी सोचोगे, बहुत सारी दिक्कत होगी। इसीलिए आपको इसका हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए। जैसे इसका मतलब क्या है, तितर बितर होना, क्या है एट 6 and 7 का मतलब क्या होता है, तितर बितर, यानी कि इधर उधर फैल जाना, ऐसे कह सकते हैं। तो आई ऑलवेज, मैं हमेशा, फाइंड प्राप्त करता हूँ, योर बुक्स, यानी कि मैं हमेशा अपनी किताबों को ढूंढता हूँ, लाइंग, जो पड़ी रहती हैं, एट 6 and 7, किधर, तितर बितर, यानी कि जो किताबें इधर उधर फैली होती हैं मैं उनको हमेशा ढूंढ के प्राप्त करता हूँ। और बहुत ही आसानी से आप चाहो तो इसमें और दूसरा सेंटेंस बना सकते हो। तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि यदि आपको यही सेंटेंस लिखना है, बट हमारे सेंटेंस बनाने से क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आपको वाक्य बनाने में सुविधा हो जाएगी, और एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पर देखते हैं क्या है, टू निप इन द वर्ड, क्या है, शुरू में ही नष्ट कर देना। तो इसमें तो देखो कुछ नहीं होता, इसमें क्या लिखा हुआ है, टू निप इन द वर्ड, और आपको पता है कि शुरू में ही नष्ट कर देना, तो आप बहुत ही आसानी सोच लोगे कि हमें अपनी बुरी आदतों को शुरू में ही नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल में हमने वही लिखा है, इविल हैबिट्स, यानी कि बुरी आदत जो हैं, शुड बी निप्ड इन द वर्ड, यानी कि बुरी आदतों को हमें शुरू में ही क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही आसानी से आपने इसका अर्थ निकाल लिया, और 2-3 बार आप इसको समझोगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। आगे थर्ड पर क्या है, ए फेयर वेदर फ्रेंड, क्या होता है, सुख का साथी, क्या होता है, सुख का साथी, यानी कि नाउएडेज, यानी कि आजकल, नाउएडेज क्या होता है, आजकल, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, इज माने है ए फेयर वेदर फ्रेंड, यानी सुख का साथी। ये बात बिल्कुल सत्य भी है देखा जाए तो, यानी आजकल क्या है, सभी सुख के साथी हैं। कहते हैं ना कि यदि व्यक्ति के पास सब कुछ हो तो उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, बहुत सारे चाहने वाले होते हैं उसके, और जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो कोई उसको लायक नहीं करता है, कोई उसको पसंद नहीं करता है। कहावत है कि गिरे में तो सभी लात मारते हैं ना। अरे जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके पास बहुत कम जाएंगे, कहेंगे कहीं यार कुछ मांगने ना बैठ जाए, बोले कि यार मेरी समस्या को हल कर दीजिए, इस समस्या को हल कर दीजिए, कहीं ऐसा ना कहने लगे। तो अक्सर देखा जाता है, यानी कि ए वेदर फ्रेंड में क्या होता है, सुख का साथी, बहुत ही अच्छा इडियम से है, हो सकता है कि दोबारा रिवाइज ना हो जाए, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से करोगे। आगे फोर्थ पर क्या देखते हैं, टू एंड फ्रो, मीन्स क्या होता है, इधर उधर, क्या होता है, इधर उधर। तो मैंने आपको बताया कि यदि आपको इनका मीनिंग पता होगा तो बहुत ही आसानी से बना लोगे, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। यानी टू एंड फ्रो मीन्स क्या होता है, इधर उधर। तो हमने वाक्य सोचा कि मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, आई एम वॉकिंग टू एंड फ्रो, आई एम वॉकिंग टू एंड फ्रो, तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। अब इसमें क्या देख लेते हैं कि आई एम वॉकिंग, वही बात है, मैं घूम रहा हूँ, टू एंड फ्रो, इधर उधर, इन द गार्डन, कहाँ पर, बगीचे में, यानी कि मैं बगीचे में इधर उधर घूम रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो 5 पर देखते हैं क्या है। आपको एग्जाम में केवल कितने करने, 3 करने हैं केवल आपको, लेकिन यहाँ पर हम आपको 5 समझाएंगे ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। ठीक है, तो क्या है, कैरी आउट मीन्स क्या होता है, पालन करना, क्या होता है, पालन करना, यानी कह सकते हैं कि ओबे, आई मीन आज्ञा मानना कह सकते हैं। तो ए स्टूडेंट, यानी एक विद्यार्थी को शुड माने चाहिए, कैरी आउट मीन्स पालन करना चाहिए, द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर, यानी अपने अध्यापक की आज्ञा का, यानी कि एक विद्यार्थी को अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है, और ऐसे एग्जाम्पल आसानी से बन जाते हैं और याद भी हो जाते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि आपको इसका हिंदी मीनिंग जो है बहुत ही बढ़िया तरह से याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि यदि आपको इन इडियम्स की, फ्रेज की हिंदी याद होगी तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। और देखो हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, यानी कि तीन तो आपके इडियम्स आते हैं और 2 फ्रेजेस आते हैं। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, देखो कितने हैं, कैरी आउट मीन्स देखो ये आपका फ्रेज हो गया, टू एंड फ्रो ये तो इडियम्स है, ये भी इडियम्स है ये। हाँ, तो इसमें 4 इडियम्स दे दिए हैं, देखो कितने, 4 इडियम्स दिए हैं,
और जिसमें से आपको 3 करने हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 आपके फ्रेज आ जाते हैं और 3 ईडियम्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही आपका फ्रेज दिया है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रेज जो होते हैं वो जल्दी याद हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो मीनिंग होता है बहुत ही सरल होता है। और सबसे खास बात क्या होती है कि उसका जो हम एग्जाम्पल बनाते हैं वो आसानी से बन जाता है, बस इतना ही बेनिफिट है। ठीक है, आगे अगला बी पॉइंट का क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या कहता है इसमें, यानी कि 10 का बी। हाँ जी, राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट मीन्स लिखिए, एंटोनियम्स में से होता है विपरीत, यानी कि उल्टा लिखिए, विलोम शब्द इसको बोलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न के शब्दों का। देखो इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए आपको जितने भी इडियम्स वो ना जितने भी ज़्यादा हो जाएं वो भी कम हैं। अगर जितने भी ज़्यादा हो जाएं वो भी क्या है, कम है, क्योंकि ग्रामर का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, कहीं से भी वो दे सकता है। ठीक है ना, लेकिन जब कोई बुक बन जाती है तो इसकी एक सीमा बन जाती है। जब कोई बुक बन जाती है तो उसकी एक सीमा बन जाती है कि आपको इस बुक में से ही देना है। भले ही आप इसमें से कोई सा भी चुन लीजिए, कठिन से कठिन चुन लीजिए, लेकिन आपको इसको बुक में से ही देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से यदि आपने बुक के सारे बढ़िया तरह से याद कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए इसमें। फर्स्ट पर है एडवर्सिटी। क्या है? एडवर्सिटी, यानी कि जिसका मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। एडवर्सिटी में क्या होता है? अस्पष्ट, है ना, यानी कि साफ ना दिखना कह सकते हैं। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका? अरे साफ दिखना, मतलब कि क्या होगा? क्लियर। तो बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हो कि एडवर्सिटी में क्या होता है? अस्पष्ट, और क्लियर में क्या होता है? साफ होता है। उल्टा लिखना है। अगला है डायनामिक। क्या है? डायनामिक। देखा ना, इसमें तो बोर्ड पर मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए हम हाथ में अनसॉल्व को ले लेते हैं ताकि कोई गलत वर्ड दिखाई दे उसको सही कर लिया जाए। तो क्या है? डायनामिक क्या होता है? गतिशील। क्या होता है? गतिशील। तो गतिशील का क्या होगा? स्टैटिक, यानी कि रुका हुआ कह सकते हैं, स्टे कह सकते हैं। तो क्या होगा? स्टैटिक। तो बहुत ही स्टे से ही बना है आपका, उसी से बना है वर्ड ये। तो क्या हो जाएगा? गतिशील का क्या होगा? स्टैटिक। तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगला तीसरा वर्ड है इसमें एमिजियस। क्या है? एमिजियस में क्या होता है? गरीबी। क्या होता है? गरीबी। तो इसका रिचनेस हो जाएगा, प्रॉस्पर्टी, या आप कह सकते हो कि रिचनेस। तो बहुत ही, यानी कि यदि आपको इसका हिंदी मीनिंग याद हो, अगर आपको भले ही ये याद नहीं है, मैं मानता हूँ एक बार को, और यदि आपको इसका हिंदी मीनिंग याद है तो आप इसके हिंदी मीनिंग के बेस पर इसको आप कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसानी से। इसका मतलब गरीबी है। अब गरीबी का आपका क्या होगा? अमीरी होगा। तो क्या होगा? रिचनेस हो जाएगा, या प्रॉस्पर्टी कर सकते हैं, प्रॉस्पर्टी, है ना। तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट आप कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला, राइट सिनोनियम्स। क्या है? सिनोनियम्स लिखिए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के क्या लिखोगे? सिनोनियम्स लिखिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ माना जाता है कहा जाए तो, क्योंकि सिनोनियम्स लिखना बहुत ही कठिन होता है। एंटोनिम्स लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि जिससे कि हम कह सकते हैं कि सपोज ना किसका नहीं आ रहा है तो क्या करोगे आप? अरे उसमें अन लगा दोगे, है ना, अन लगाने से हो जाता है। जैसे कि ये है एडवर्सिटी, तो कह दोगे अन एडवर्सिटी कह दो, आपने अन लगा दिया तो बना दोगे। 2 नहीं देगा, कुछ नहीं देगा तो 1 तो दे ही देगा, या तीनों को मिला के 2 दे देगा, इस तरह से हो जाएगा। बट सिनोनियम्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम इसमें कुछ जोड़ के या कुछ घटा के कर दिया जाए। ठीक है ना, इसीलिए आपको इसको एंटोनियम्स की अपेक्षा इसको आपको और अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है ना, तो क्या होता है? रिवरेंस में क्या होता है? श्रद्धा, लगाव कह सकते हैं। यानी कि रिवरेंस में क्या होता है? श्रद्धा होता है। और इसका क्या होगा? एडमिरेशन। क्या हो जाएगा? एडमिरेशन। तो श्रद्धा क्या होता है? एडमिरेशन या श्रद्धा कह लो। और रिवरेंस माने भी क्या होता है? श्रद्धा ही होता है। ठीक है ना। समिट में क्या होता है? शिखर, चोटी कह सकते हो आप, शिखर कह लो या चोटी कह लो। समिट में क्या होता है? शिखर या चोटी। तो क्या हो जाएगा? इसका टॉप हो जाएगा। यानी कि हम इस वर्ड से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है। नेग्लिजेंट क्या है? अगला नेग्लिजेंट में क्या होता है? लापरवाह।
यानी कि लापरवाह के बेस पर हम अगले वर्ड को ढूंढ सकते हैं। अरे लापरवाह किसको बोलते हैं? अरे केयरलेस को बोलते हैं लापरवाह। तो बहुत ही आसानी हो गया, नहीं हो गया? यानी कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कब? यदि आपको इसका हिंदी मीनिंग याद हो। और हिंदी मीनिंग याद होने से आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। वो बेनिफिट क्या है? जैसे कि स्टोरी आपको बनता है, स्टोरी में बहुत सारे मीनिंग आते हैं, वो सब आपके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन्स इसमें से ही, यानी कि ज़्यादा जो वर्ड लिए जाते हैं वो वोकैबुलरी से ही फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को समझ गए होंगे कौन से? एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। यानी कि ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, इनको जितना ज़्यादा याद किया जाए वो भी कम है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, तो आप इसको क्या करोगे? बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। और ये आपके फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, उनमें क्या होता है? अरे यही तो आते हैं उसमें वोकैबुलरी बहुत आती है आपकी, 4-6 नंबर की वोकैबुलरी आ जाती है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करोगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यानी कि हमें क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। यदि क्वेश्चन समझ में आ जाता है, यदि क्वेश्चन समझ में आ जाए तो क्या करोगे? खट से उसे करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर मत दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस प्रत्येक वर्ड का अर्थ निकालना है। अरे मत निकालिए अर्थ, आप क्वेश्चन को देखा, समझ में आ गया, बस आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया फिर भी क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ते हैं। उसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों टाइम वेस्ट करते हो? समझ में आ गया, इस वर्ड को पढ़ा, किसको पढ़ा? वन वर्ड को पढ़ते ही समझ में आ गया, अरे इसका तो हमें क्या करना है? वन वर्ड करना है इसका तो फिर ज़्यादा मत उसमें घुसिए, फिर उसके क्वेश्चन को बस पढ़िए और करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं घुसना है। बहुत से बच्चे टाइम वेस्ट करते, क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ेंगे, 3-3 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या फ़ायदा ऐसा करने से? अरे क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया, यानी कि मत पढ़िए। अगर ये भी पता चल जाए, थोड़ा देखते ही पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में तो ये करना है। और इंटरमीडिएट के बच्चे को तो ये होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन पर ये आएगा, दूसरे पर ये आएगा, तीसरे पर ये आएगा, चौथे पर ये आएगा, 9वें पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे, 10वें में ये पूछे जाएंगे, 11वें में ये प्रश्न होंगे और 12वें में ये प्रश्न होंगे, 13 में ये होंगे। यानी कि उसको प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पर क्या प्रश्न आएगा, क्योंकि इस चीज़ से कम नहीं, मेरे हिसाब से आपके 10 मिनट बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे? 10 मिनट बच जाएंगे। और 10 मिनट बहुत होते हैं। इंटरमीडिएट में जब से सिंगल पेपर हुआ है तो ये देखा जाता है कि स्टूडेंट का पेपर पूरा ही नहीं हो पाता है इंग्लिश में। खास करके मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट का पूरा नहीं हो पाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप जो भी तैयारी करोगे वो टाइम के पंचुअल करोगे। किसके पंचुअल? टाइम के पंचुअल। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को टाइम बाउंड रखना है आपको। जैसे सपोज देन ये वोकैबुलरी है, हम इसको 10 मिनट देंगे, केवल कितने? 10 मिनट देंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसको 5 मिनट देंगे। इस तरह से पूरा जो क्वेश्चन है, पूरा जो पेपर है, आप उसको टाइम बाउंड करोगे और फिर उस क्वेश्चन को, पेपर को याद करके बढ़िया तरह से, और फिर उसको करने की कोशिश करना कि आप उसे कितने समय में कर देते हो। ठीक है, यानी कि किसी भी एक पेपर को आप ले लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 2020 का ले लीजिए, 2019 का ले लीजिए मान लीजिए, या 2018 का कोई पेपर ले लीजिए, कोई सेट ले लीजिए, और उसके क्वेश्चनों को आप पढ़िए और उसके आंसरों को याद कर लीजिए। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ लिखने का, यानी तैयारी करने का, कि हम एग्ज़ाम में पूरा पेपर कैसे कर पाएँ। मैंने देखा है कि बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो क्या करोगे आप? एक क्वेश्चन के पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर याद कर लोगे आप बहुत अच्छी तरह से। यानी कि उस पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए सबको याद कर लो बढ़िया तरह से, और फिर घड़ी से लगा के, टाइम लगा के उस पेपर को करना शुरू कर दो, और फिर उसको देखना कि आप कितने समय में पूरा कर पाते हो। ठीक है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। द रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़, यानी कि द रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, यानी ऑल डिसीज सभी बीमारियों के लिए। और क्या होता है? रेमेडी माने लाभ पहुंचाने वाली या फ़ायदा करने वाली या उसको सही करने वाली, यानी कि सभी बीमारियों में फ़ायदा करने वाली या सभी बीमारियों को सही करने वाली जो दवा होती है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो देखो, आप बहुत सारे वर्ड होते हैं, ऐसा है मैंने तो इसका अर्थ निकाल लेता हूँ, लेकिन आप अर्थ नहीं निकाल पाते, उस समय क्या करोगे? आप कुछ किसी वर्ड को इंडिकेट कर दोगे। रेमेडी आ गया हमारा, ठीक है ना, तो इसको हमें क्या करना है? जब रेमेडी आएगा तो क्या करेंगे? हम पैनासिया को उसमें
इन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पैनासिया, यानी कि प्रत्येक बीमारी के लिए काम करने वाली दवा होती है, जिसको बोलते हैं रामबाण भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, रामबाण भी कहते हैं। यानी कि तो इस तरह से भी आप तैयारी कर सकते हैं कि हमने एक वर्ड को यहाँ पर इंडिकेट, रेमेडी वर्ड जरूर लाएगा आपका, चाहे सारे वर्ड उधर देखिए, यहाँ सिक हो जाए, है ना, सिकनेस हो सकता है, डिसीज है ही है आपका, इलनेस हो सकता है, लेकिन ये जो वर्ड है ये चेंज नहीं होगा उसमें, ये आपका जरूर उसमें लिखा मिलेगा आपको। और इसी वर्ड से आप क्या करोगे, ये पता लगा लोगे कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है ना, बात समझे। तो इसी तरह से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई रटने का मामला नहीं है, सिर्फ पहचानने का मामला है, ठीक है। और ये जो वर्ड होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, इनकी स्पेलिंग आप बढ़िया तरह से याद करोगे, ठीक है। तो सेकंड देख लेते हैं, डेट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। डेट मीन्स जो, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्या होता है वो, इनक्रेडिबल होता है। क्या होता है, इनक्रेडिबल होता है वो, यानी कि अविश्वसनीय। क्या होता है वो, अविश्वसनीय होता है, ठीक है। आगे लास्ट बार देखते हैं, ए पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, वाइडली बहुत ज़्यादा, नोन जाना जाता है, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा जाना जाता है, फॉर इविल डेड्स, किसने, बुरे कार्यों के लिए। एक व्यक्ति जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नोटोरियस। क्या बोलते हैं उसको, नोटोरियस, यानी कि कुख्यात कह सकते हैं उसे, क्या बोलते हैं हिंदी में, कुख्यात। तो क्या होता है वो, नोटोरियस होता है। तो इसमें देखो आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको इविल डीड्स, यानी कि इविल डीड्स मिलेगा, जिससे आप इसको आसानी से कर सकते हो। ऐसे इसमें क्या होगा, बिलीव्ड, तो इससे इसको आप मैच कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि पूरा ना याद होके ये सिंगल वर्ड अगर आपको याद हो जाते हैं, जैसे कि आपने सिनोनियम से याद किए थे, मान लीजिए एंटोनियम से याद किए थे, सेम इसे भी कर सकते हो। ज़्यादा नहीं है, 20, 25, 30 याद करने हैं, उसमें से एक 100% उसमें से तीनों मिल जाएंगे, उसमें से 3 मिल जाते हैं। 30-35 याद कर लीजिए, ज़्यादा मत करिए, ठीक है ना। जो आपके वैसे तो देखो हम पेपर कराए रहे हैं आपके, 20 में आए हों, 19 में आए हों, 18 में आए हों, 17 में आए हों, 16 में आए हों, तो कितना हो गया, यानी कि सबका 3-3 लगाते हैं तो 3 छिंग 18 हो गए ना, हो गए। इस तरह से 20-25 बनते हैं, तो उनको आप याद कर लीजिए, आसानी से आपको 3 सेंटेंस यानी कि 3 आपको वर्ड जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये भी टॉपिक आपका क्लियर है। 10वां क्वेश्चन है, कितने नंबर का आता है, 14 नंबर का आता है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका ई वाला, क्या होगा, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंस, यानी कि इसमें क्या होता है कि 2 समान उच्चारण वाले वर्ड होते हैं, ह्यूमन, दोनों ह्यूमन है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। मीनिंग क्या होता है, अलग होता है। इसको हम आपको समझा चुके हैं, हमने इसकी कंप्लीट आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी हैं, और आप प्ले लिस्ट में जाके इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो क्या होता है, मानवीय, ह्यूमनस क्या होता है, मानवीय, और ह्यूमनस क्या होता है, दयालु कह दो या संवेदनशील कह दो, ठीक है ना। अब इसका क्या होता है, वो कहता है एग्जाम में एक वाक्य बनाइए इसका। तो इसको बनाते हैं पहले, दिस फूड यानी कि यह भोजन, इज माने है, नॉट माने नहीं, गुड माने अच्छा, यह भोजन अच्छा नहीं है, फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि मानवीय उपभोग के लिए यह भोजन कैसा है, अच्छा नहीं है, ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं, वी शुड हैव ए ह्यूमन एंड केयरिंग सोसाइटी। वी शुड हैव हमारे पास होना चाहिए, यानी कि बी मिस हमारे, शुड मिस चाहिए, हैव मिस पास, हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए ह्यूमन यानी कि एक संवेदनशील या फिर दयालु कह सकते हैं, एंड केयरिंग देखभाल करने वाला, सोसाइटी में क्या होता है, समाज। तो कह सकते हैं कि हमारे पास देखभाल करने वाला और दयालु या फिर संवेदनशील क्या होना चाहिए, सोसाइटी, समाज होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि हमारे पास यानी कि संवेदनशील और देखभाल करने वाला समाज होना चाहिए। तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको छोटा बनाना है तो कह सकते हो कि मेरे पिताजी कैसे हैं, दयालु हैं। तो क्या कहोगे, माई फादर इज ए ह्यूमन, बात समझे, और संवेदनशील हैं, तो मेरे पिताजी प्रत्येक काम के लिए संवेदनशील रहते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप
इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? यदि आपको इसका हिंदी मीनिंग पता हो, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन क्या, ये तो एग्जाम में दिया होगा, ये दोनों वर्ड आपको एग्जाम में दिए होंगे। इसमें दिए हैं, देखो ह्यूमन दोनों दिए सेम, यानी कि उच्चारण सेम होता है बट इनके अर्थ दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हमने देखो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से बताया और आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे, क्योंकि इंटरमीडिएट में समय बचाने का जो टॉपिक होता है वो यही होता है। जितना समय बचेगा ऐसे ही बचेगा आपको, और इसमें समय भी कम लगता है और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरह से करोगे, ठीक है। तो पहले हमने इडियम्स को बताया, फिर आपको बताया एंटोनियम्स, फिर सिनोनियम्स, फिर वन वर्ड, और फिर आपका होमोफोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको समझाया, और इसी तरह से आप जो भी टॉपिक है इनको बढ़िया तरह समझोगे तो आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखोगे ताकि आपकी समझ में बढ़िया तरह से आ सके, और सबसे खास बात वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इसी से फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।